नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है वर्ण व्यवस्था। छात्रों, वर्ण व्यवस्था है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का हमें उल्लेख मिलता है। छात्रों, एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति तथा विराट पुरुष की भुजाओं की से हमें क्षत्रिय की उत्पत्ति, विराट पुरुष की जंघाओं से हमें वैश्य वर्ण की उत्पत्ति तथा विराट पुरुष के पैरों से हमें शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, जो प्रारंभ के अंदर जो वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी ये जटिल नहीं थी। छात्रों, कोई भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता था ये, और वो किसी भी वर्ण के वो कार्य को कर सकता था। छात्रों ब्राह्मण था, ब्राह्मण का जो विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण का कार्य था वेदों का अध्ययन अध्यापन व धार्मिक कार्य करवाना। क्षत्रिय जो उनकी शक्तिशाली भुजाओं से उत्पन्न हुए, किसकी, विराट व्यक्ति की, जो विराट पुरुष की शक्तिशाली भुजाओं से व्यक्ति जो क्षत्रिय जाति का उत्पन्न होने के कारण क्षत्रिय जाति का जो कार्य था वो था प्रशासन करना तथा देश की आंतरिक व बाहरी आंतरिक सुरक्षा करना व बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना। विराट पुरुष की जंघाओं से उत्पत्ति वैश्य की हुई थी। वैश्य वर्ण का जो कार्य था छात्रों, वो कार्य बताया गया है कि कृषि, व्यापार, व्यवसाय तथा पशुपालन का कार्य करना। शूद्र वर्ण की जो उत्पत्ति हुई है विराट पुरुष के पैरों से उत्पत्ति हुई। छात्रों, इनका जो कार्य बताया गया था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सेवा करना। तो छात्रों, ये हम वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं। ये वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में जटिल नहीं थी, परंतु बाद में क्या है छात्रों, ये वर्ण व्यवस्था अत्यंत जटिल हो गई और ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के अंदर विद्यमान हो गई तथा इस वर्ण व्यवस्था के अंदर ऊंच नीच छुआछूत की भावना भी बाद में विद्यमान हुई। छात्रों, वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति छात्रों, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ये ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति, चार वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष द्वारा बताई गई है, विराट पुरुष द्वारा बताई गई है। विराट पुरुष के मुख, विराट पुरुष के मुख से
ब्राह्मण की उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति। विराट पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति। विराट पुरुष की जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति। विराट पुरुष की पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। विराट पुरुष के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताकर, विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताकर चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताकर सभी वर्णों में एकता, व समन्वय स्थापित किया गया है। एकता व समन्वय स्थापित किया गया है। धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अधिकार, प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अधिकार, कर्तव्य अधिकार, नियम, निषेध, विधि विधान बताए गए हैं, बताए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। कालांतर में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आने लगी। और
वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। छात्रों, वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। और 10वें मंडल का जो कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त के अंदर हमें जो जानकारी मिलती है, किसकी मिलती है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसका जो पुरुष सूक्त में कितने वर्ण बताए गए? 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष द्वारा बताई गई है। मतलब 4 वर्ण है। वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण है। और 4 वर्ण की उत्पत्ति की किससे हुई है? ये एक विराट पुरुष से उत्पत्ति हुई है। इस विराट पुरुष की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त हो रही है छात्रों? ये हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें ये प्राप्त हो रही है। छात्रों, विराट पुरुष के मुख से, अब ये ऋग्वेद ये क्या बता रहा है? ऋग्वेद बता रहा है कि जो विराट पुरुष है, कौन है? विराट पुरुष है। विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण की उत्पत्ति बता रहा है। तथा भुजाओं से, विराट पुरुष की जो भुजाएं, भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई? क्षत्रिय की उत्पत्ति बता रहा है। जंघाओं से, विराट पुरुष की जो जंघाएं हैं, जंघाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? वेश्य की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष के पैरों से किसकी उत्पत्ति बता रहा है? शूद्रों की उत्पत्ति बता रहा है। छात्रों, जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण बताए गए। छात्रों, चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष की विभिन्न अंगों से बताकर सभी वर्णों में एकता व समन्वय स्थापित किया गया। इसमें क्या किया गया छात्रों? कि विराट पुरुष है, विराट पुरुष के जो अंग हैं, अंग के जैसे मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उसकी जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति, उसके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। और जो उसके अंगों से ये, अर्थात जो ये शरीर के अंगों द्वारा उसकी उत्पत्ति बताकर जो चारों वर्णों के अंदर एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। चारों वर्णों के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो चारों वर्ण हैं, इनके अंदर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। छात्रों, प्रारंभ के अंदर वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी। जो ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था वो उसी वर्ण का हो जाता था। परंतु कालांतर के अंदर जटिलता विद्यमान हो गई तथा वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर अब जन्म पर आधारित होने लगी। तथा इसके बाद में ये जो जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत है, ये वर्ण व्यवस्था जो परिवर्तित हो गई। तो छात्रों, इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी, ये धर्म शास्त्रों में, जो धर्म शास्त्र में चारों वर्णों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। धर्म शास्त्र में क्या मिलता है? चारों वर्णों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य, अधिकार, नियम, निषेध, विधि विधान बताए गए। छात्रों, धर्म शास्त्रों में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य, अधिकार, नियम, निषेध तथा विधि विधान बताए गए। किनमें मिलते हैं ये सभी? ये मिलते हैं छात्रों धर्म शास्त्रों के अंतर्गत। ऐत्रेय ब्राह्मण, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों के क्या है छात्रों? कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर ये मिलता है। छात्रों, अब हम जो ऋग्वेद के अंदर के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर जो विराट पुरुष के जो के शरीर के अंगों द्वारा जो वर्ण उत्पन्न बताए गए हैं, 4 वर्ण, उन 4 वर्णों का हम जो विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, इसके अंदर जो सबसे जो प्रथम जो बताया गया, इसके अंदर किसे बताया गया है? मुख से उत्पत्ति हुई। किसकी हुई है? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। तो छात्रों, सर्वप्रथम हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं ब्राह्मण को। तो छात्रों, ब्राह्मण, छात्रों ये ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हो रही है? परम पिता
अर्थात जो विराट पुरुष के मुख से उत्पत्ति। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में क्या बताया गया है कि उत्पत्ति हो रही है। किससे उत्पत्ति हो रही है? विराट पुरुष के मुख से उत्पत्ति किसकी होती है? ब्राह्मण वर्ण है, इसकी उत्पत्ति हो रही है। ब्राह्मण का कार्य, अब इसका कार्य क्या था? किसका? ब्राह्मण वर्ण का। ब्राह्मण का जो कार्य था छात्रों, वेदों का अध्ययन व अध्यापन, वेदों का अध्ययन व अध्यापन, वेदों का अध्ययन व अध्यापन करना, धार्मिक संस्कारों को करवाना, धार्मिक संस्कारों को करना, धार्मिक संस्कारों को करना, विवाह, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, पूजा अर्चना, शिक्षा का कार्य करना, आपातकाल में गायों, स्त्रियों व सामान्य प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार भी था, शस्त्र धारण करने का अधिकार भी था। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों को प्राणदंड का निषेध करती है। ब्राह्मणों को प्राणदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को प्राणदंड नहीं दिया जाता था। गंभीर अपराध करने पर, गंभीर अपराध करने पर इनकी संपत्ति छीनकर इनको देश से निकाल दिया जाता था। देश से निकाल दिया जाता था। देश से निकाल दिया जाता था। वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण करों से मुक्त था। वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण से कर नहीं लिया जाता था। कर मतलब टैक्स नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जाता था। ब्राह्मण से ऐसी आशा की जाती थी, ब्राह्मण से ऐसी आशा की जाती थी कि ब्राह्मण से ऐसी आशा की जाती थी कि
उनका जीवन सादा सरल संयमी श्रेष्ठ व चरित्रवान हो। इनका जीवन सादा सरल श्रेष्ठ चरित्रवान हो। छात्रों, ब्राह्मण विराट पुरुष के जो मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण का क्या कार्य था कि वेदों का अध्ययन करना, वे अध्यापन करवाना, धार्मिक संस्कारों को करवाना, जैसे विवाह का कार्य करना, इसके अतिरिक्त विवाह, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, पूजा अर्चना, शिक्षा का कार्य करना, ये सभी किसके काम थे? ये ब्राह्मण के कार्य थे। आज भी विवाह, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, पूजा अर्चना का कार्य कौन करते हैं? कि ब्राह्मण करते हैं। तो प्राचीन समय के अंदर ये सभी जो कार्य थे, वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाना, धार्मिक संस्कारों करवाना, विवाह करवाना, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, पूजा अर्चना, शिक्षा का कार्य ये कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। आपातकाल में गायों, स्त्रियों व सामान्य प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने का अधिकार भी था। यदि मान लो कि ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि इसमें गायों की रक्षा करनी है और गायों की रक्षा के लिए कोई उपस्थित नहीं है, तो ऐसे समय के अंदर जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण शस्त्र धारण कर सकता था, स्त्रियों की रक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकता था, सामान्य जो जनता थी, सामान्य प्रजा की रक्षा के लिए ब्राह्मण शस्त्र धारण कर सकते थे। छात्रों, मनुस्मृति है, उसमें बताया गया कि ब्राह्मणों को प्राणदंड नहीं दिया जाता था, अर्थात ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं देना चाहिए, और कोई गंभीर अपराध यदि ब्राह्मण कर देता है तो गंभीर अपराध करने पर इनकी संपत्ति जब्त करके इनको देश से निकाल देना चाहिए। वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, जो विद्वान ब्राह्मण थे, वेदों का ज्ञान था, चारों वेदों का उन्हें ज्ञान था, ऐसे जो विद्वान जो ब्राह्मण थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। छात्रों, ब्राह्मणों से ऐसी आशा की जाती थी कि इनका जीवन सादा सरल श्रेष्ठ चरित्रवान हो। ब्राह्मणों से क्या आशा की जाती थी? इनका जीवन सादा श्रेष्ठ तथा सरल व चरित्रवान हो। छात्रों, अब जो अगला जो वर्ण है, अगला वर्ण है क्षत्रिय। अगला वर्ण कौन सा छात्रों? क्षत्रिय वर्ण। तो ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। तो क्षत्रिय वर्ण के बारे में देखते हैं छात्रों। क्षत्रिय तो ये क्या है? विराट पुरुष। विराट पुरुष की ये क्या है? किसकी? विराट पुरुष की भुजाओं से जो इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी हुई है? क्षत्रिय की। छात्रों, विराट पुरुष की भुजाओं से उत्पत्ति, छात्रों, विराट पुरुष की भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हो रही है? ये क्षत्रिय जाति की ये उत्पत्ति हो रही है। छात्रों, क्षत्रिय के कार्य, क्षत्रिय जाति का क्या कार्य था? प्रजा की रक्षा करना, आंतरिक शांति बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से देश व प्रजा की रक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से देश व प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करवाना, दान देना, यज्ञ करवाना, दान देना, प्रशासन चलाना, धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों का ज्ञान, धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना,
क्षत्रिय के लिए यह विधान था कि क्षत्रिय के लिए यह विधान था कि क्षत्रिय के लिए यह विधान था कि वह ब्राह्मण का आदर करे, वह ब्राह्मण का आदर करे तथा इसके सहयोग से प्रशासन का संचालन करे, क्षत्रिय के लिए यह विधान था कि वह ब्राह्मण का आदर करे तथा इसके सहयोग वह परामर्श से शासन का संचालन करे। इसके सहयोग में परामर्श से प्रशासन का संचालन करें। छात्रों, जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष के जो भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई है। क्षत्रिय के कार्य क्या थे? प्रजा की रक्षा करना, आंतरिक शांति बनाए रखना, प्रशासन करना तथा बाहरी आक्रमणों से देश तथा प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करवाना, प्रशासन को चलाना, धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना, सैनिक शिक्षा प्राप्त करना, ये इसका किसका कार्य था? ये क्षत्रिय का कार्य था। क्षत्रिय के लिए यह विधान था कि वह ब्राह्मण का आदर करे तथा इसके सहयोग में परामर्श से प्रशासन का संचालन करे। छात्रों, इसके लिए क्या था कि क्षत्रिय के लिए यह विधान था कि वह ब्राह्मण का आदर करे तथा इसके सहयोग में परामर्श से वह प्रशासन का संचालन करे। छात्रों, जो अगला वर्ण है, अगला वर्ण कौन सा है? वैश्य वर्ण। कौन सा वर्ण था? वैश्य। तो विराट पुरुष की जो जंगाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई है। वैश्य वर्ण के लिए ऋग्वेद में क्या बताया गया है वो देखते हैं छात्रों कि वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण। तो छात्रों, जो वैश्य है, वैश्य के लिए बताया गया है उत्पत्ति कहां से हुई है? विराट पुरुष की जंगाओं से विराट पुरुष की जंगाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? ये वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई छात्रों? वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई है। और समाज का बहुसंख्यक वर्ण, समाज का अधिकतर वर्ग इसी वर्ण में आता है, समाज का अधिकतर वर्ग इसी वर्ण में आता है। कार्य कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, ब्याज पर ऋण देना, ब्याज पर ऋण देना, ब्याज पर ऋण देना, व्यापार हेतु समुद्री यात्राएं करना, व्यापार हेतु समुद्री यात्राएं करना, व्यापार हेतु समुद्री यात्राएं करना, आपातकाल में गाय, ब्राह्मण
स्त्रियों, गाय, ब्राह्मण, स्त्रियों व सामान्य जन के लिए शस्त्र उठाने का अधिकार भी था। शस्त्र उठाने का अधिकार भी था। शस्त्र उठाने का अधिकार भी था। छात्रों, विराट पुरुष के जो जंघाओं से जो उत्पत्ति मानी गई, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत विराट पुरुष की जंघाओं से उत्पत्ति मानी गई। किसकी उत्पत्ति मानी गई है? ये वैश्य वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। और समाज का अधिकतर वर्ग, वर्तमान समय में भी जो समाज का जो अधिकतर वर्ग है किसके अंतर्गत आता है? ये वर्ण, ये समाज का अधिकतर जो वर्ग आता है छात्रों, ये वैश्य वर्ण के अंतर्गत आता है। तो कार्य क्या थे वैश्य वर्ण के? कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार वाणिज्य करना, ब्याज पर ऋण देना, व्यापार हेतु समुद्री यात्राएं करना। और आपातकाल के समय यदि कोई ऐसी स्थिति आ गई, ये संकट आ गया देश पर, तो ऐसी स्थिति में गाय, ब्राह्मण, स्त्रियों व सामान्य जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए शस्त्र उठाने का अधिकार भी किसे दिया गया था? कि ये जो इन्हें दिया गया था वैश्य वर्ण को। छात्रों, अब हम देखते हैं शूद्र वर्ण। परम जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण की जो उत्पत्ति है ये विराट पुरुष के पैरों द्वारा बताई गई है। किसके पैरों द्वारा बताई गई है? विराट पुरुष के पैरों के द्वारा ये उत्पत्ति बताई गई है। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति किससे बताई गई है? विराट जो व्यक्ति के, विराट पुरुष के पैरों से उत्पत्ति, विराट पुरुष के पैरों से उत्पत्ति किसकी बताई गई है? शूद्र वर्ण की बताई गई है। इस वर्ण के, इस वर्ण के लोग अधिकार विहीन व प्रतिष्ठा विहीन थे। इस वर्ण के लोग अधिकार विहीन व प्रतिष्ठा विहीन थे। इस वर्ण के लोग अधिकार विहीन व प्रतिष्ठा विहीन थे। इस वर्ण का कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना था। इनको यज्ञ व वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महाभारत जो ग्रंथ छात्रों उसके अंतर्गत बताया गया है, शूद्र को जीवन निर्वाह, शूद्र के जीवन निर्वाह न होने पर, शूद्र के जीवन निर्वाह न होने पर, वाणिज्य न होने पर यह व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन कर सकते हैं। शिल्प कर्म का अधिकार है।
अधिकार है। नारद, जो नारद मुनि है, महर्षि नारद है, ये क्या बताते हैं? आपातकाल में शूद्र, आपातकाल में शूद्र क्षत्रियों व वैश्य वर्ण का कार्य भी कर सकता है। आपातकाल में शूद्र क्षत्रियों व वैश्य वर्ण का कार्य भी कर सकता है। छात्रों, शूद्र वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से मानी गई है। कहां से मानी गई है? इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से मानी गई है। इस वर्ण के लोग अधिकार विहीन व प्रतिष्ठा विहीन थे, अर्थात जो इस शूद्र वर्ण को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था और इनका जो प्रतिष्ठाविहीन थे, इन पर लगातार अत्याचार किए जा रहे थे। छात्रों, ये इस वर्ण को अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए थे, परंतु जो धर्म ग्रंथों के अंदर इसमें कोई अधिकार इन्हें प्रदान नहीं किया गया। परंतु छात्रों, ये जो महाभारत था, जो नारद ऋषि नारद स्मृति है, तो इनके अंदर क्या है कि इनके कुछ अधिकारों का भी उल्लेख किया जा रहा है इनके अंतर्गत। तो इनके पहले कार्य देखते हैं। शूद्र वर्ण का कार्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना इनका कार्य बताया गया है। इनको यज्ञों व वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जो शूद्र वर्ण था, शूद्र वर्ण को यज्ञों तथा जो वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। परंतु जो महाभारत जो ग्रंथ है छात्रों, शूद्र के जीवन निर्वाह न होने पर यह व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, शिल्प कर्म का अधिकार है। छात्रों, जब शूद्रों के जीवन का निर्वाह नहीं होता है, तो छात्रों वो ऐसी स्थिति के अंदर व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं तथा जो कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, शिल्प कार्य भी कर सकते हैं। जो उनके अंदर हुनर है उस कार्य को ये कर सकते हैं। तो ये कौन बता रहा है? ये महाभारत नामक ग्रंथ बता रहा है। नारद ऋषि है, नारद ऋषि के जो ग्रंथ है, नारद स्मृति जो ग्रंथ है, इसमें बताया गया है आपातकाल के अंदर यदि ऐसी स्थिति आ जाए, तो उस स्थिति के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो उसमें शूद्र जो वर्ण है, शूद्र वर्ण के लोग क्या कर सकते हैं छात्रों? शूद्र वर्ण क्या करेगा कि क्षत्रियों व वैश्यों का कार्य भी कर सकता है, अर्थात शस्त्र धारण कर सकता है, व्यापार वाणिज्य कर सकता है, ये कृषि कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। क्षत्रिय शस्त्र धारण करते हैं, आंतरिक व बाहरी आक्रमणों से आंतरिक सुरक्षा बनाने का काम करते हैं तथा बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करते हैं। तो ऐसी ही जो शूद्र वर्ण के लोग भी क्या शस्त्र धारण करके अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा ये कर सकते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण का विराट पुरुष के पैरों से उत्पत्ति हुई है इनकी, तथा इनके कार्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना था। इनको यज्ञ व वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महाभारत ग्रंथ के अंदर जो बताया गया है कि व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, शिल्प कर्म का अधिकार भी इन्हें था, तो ये कर सकते थे ऐसा कार्य। नारद जो आपातकाल में नारद क्या बताते हैं अपने ग्रंथ नारद स्मृति में कि आपातकाल के अंदर शूद्र वर्ण के लोग शूद्र वर्ण के लोग क्षत्रिय व वैश्य के कार्य भी कर सकते हैं। तो छात्रों, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ के अंदर जटिल नहीं थी। कोई भी वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ये थी, ना कि जन्म के आधार पर थी। लेकिन कालांतर में ये अत्यंत जटिल हो गई और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर आधारित होने लगी तथा और ये कालांतर के अंदर ये जटिलता बढ़ती गई और ये जातिगत व्यवस्था का रूप इसने धारण कर लिया। तो छात्रों, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष के अंगों द्वारा जो वर्ण व्यवस्था को बताया गया, अंगों से, उसके मुंह से, विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष की जो भुजाएं हैं, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी गई है। विराट पुरुष की जो जंगाएं हैं, जंगाओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति मानी गई तथा विराट पुरुष के जो पैर है, पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। छात्रों, विराट पुरुष के अंगों से उत्पत्ति मानकर जो चारों वर्णों के अंदर एकता तथा समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर चारों वर्णों के कर्तव्यों का जो इसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। छात्रों, इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था
वर्ण व्यवस्था ये प्रारंभ में जटिल नहीं थी, लेकिन कालांतर में ये अत्यंत ही जटिल हो गई और अंत में ये जातिगत व्यवस्था के अंदर ये बदल गई। तो छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक है वर्ण व्यवस्था का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।